चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की पहली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट से। पहली बार 9 सुप्रीम जज ने ओथ लिया है एक ही बार में, मतलब पहली बार 9 जजों ने शपथ ली है सुप्रीम कोर्ट में। और यदि देखा जाए ना, इसमें सबसे ज़्यादा मेन योगदान वो रहा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना का, क्योंकि ये जब से आए हैं तब से इन्होंने बताया है कि हमारी जो जुडिशरी है वो कौन कौन सी समस्याओं को फेस कर रही है। न केवल हमारे न्यायालयों में केस पेंडिंग है, इसके अलावा जो जांच एजेंसियां हैं जैसे कि सीबीआई में भी बहुत सारे केसेस पेंडिंग है। ज़्यादातर मामले की बात हुई थी किस क्षेत्र में, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर रहते हैं, पॉलिटिकल लीडर जो अपराध करके ठीक है चुनाव में खड़े होते हैं, उनसे रिलेटेड केसेस जो पेंडिंग रहते हैं उन पर सीधा सीधा वार किया गया था और बात कही गई थी कि सीबीआई में इस प्रकार के केसेस पेंडिंग आखिर क्यों हैं, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो खाली हैं। और यही बात आती है सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे फिर वो छोटे लेवल के कोर्ट हो, सभी जगह पर न्यायाधीशों की कमी है। इसी के चलते चलते इतने सारे केसेस पेंडिंग हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि न्यायाधीशों की नियुक्ति आखिर होती कैसी है। उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसके जो जज रहते हैं इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात करें तो इसकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति, ठीक है। अन्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सलाह के बाद करता है, मतलब इसमें काफ़ी सारे लोग शामिल हैं। एक तो राष्ट्रपति शामिल है, ये यहाँ पर जो अन्य न्यायाधीश शामिल हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के और प्लस उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं वो, ठीक है, ये सबकी सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, जिसको हम कहते हैं मुख्य न्यायाधीश। इसी प्रकार से यदि अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाए तो ठीक यही प्रोसेस अपनाई जाती है। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है, इसमें मुख्य न्यायाधीश का परामर्श आवश्यक हो जाता है। जैसे कि अभी जजों की नियुक्ति हुई है तो इसमें परामर्श सबसे मेन होता है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का। तो अब हम न्यूज़ देख लेते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन.वी. रमन्ना रीड आउट द ओथ ऑफ, ठीक है, एलिजियंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन टू 9 जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन ट्यूसडे। तो इन्होंने जो है पढ़ करके सुनाया है कॉन्स्टिट्यूशन की जो शपथ रहती है, निष्ठा रहती है उसको। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट 9 जज वर सोन इन टू द सुप्रीम कोर्ट इन ए सिंगल स्ट्रोक। एक ही बार में 9 जजों की नियुक्ति अभी तक कभी नहीं हुई। इसके अलावा भी कुछ कुछ बातें हैं जो इस न्यूज़ में हम देखेंगे। और न्यायाधीश बनने के लिए देखो, कोई भी व्यक्ति न्यायाधीश बन सकता है, लेकिन पहली बात है वो भारत का नागरिक हो। दूसरे नंबर में उसकी योग्यता है उसे किसी उच्च न्यायालय का मतलब हाई कोर्ट का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए। एक बात यहाँ पर ये रख दी गई है, ठीक है, हाई कोर्ट में 5 साल उसको जज रहना पड़ेगा, या फिर उसे उच्च न्यायालय या फिर विभिन्न न्यायालयों में मिलाकर 10 वर्ष तक वकील होना चाहिए। या तो वो यहाँ पर जज रहा हो या तो फिर वो वकील रहा हो 10 साल तक, ठीक है, 5 साल तक जज या फिर 10 साल तक वकील। या फिर तीसरी कंडीशन ऐसा है कि राष्ट्रपति के मत में उसे सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। अब ये राष्ट्रपति के ऊपर भी कुछ बात चली जाती है। इस प्रकार से इनकी जो है योग्यताएं बताई गई हैं। शपथ या फिर जिसको प्रतिज्ञान कहा जाता है, तो उच्चतम न्यायालय के लिए नियुक्त न्यायाधीश को अपना कार्यकाल संभालने से पहले राष्ट्रपति या फिर इस कार्य के लिए उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के सामने शपथ लेनी पड़ती है।
कई सारी बातें ऐसी हैं जो ऐतिहासिक रूप में, मतलब जिन्होंने इतिहास बना दिया है। The occasion was historic on several fronts. It was the first time as many as 9 judges were sworn into the Supreme Court in a single stroke. एक ही बार में 9 जजों ने शपथ लिया, पहली बात ये थी। इसके अलावा उनमें से तो 3 जो हैं महिला जजेस हैं। जस्टिस बीवी नागरत्ना 2027 में CJI बन सकती है, ठीक है। एक कंडीशन ये भी होगी, विद द न्यू अपॉइंटमेंट द नंबर ऑफ वुमेन जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन अप टू 4 फ्रॉम द एग्जिस्टिंग 1 जस्टिस इंदिरा बनर्जी। टोटल जो है महिला जजों की संख्या अब हो गई है 4, इसमें शामिल है इंदिरा बनर्जी। दिस इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन जजेस एवर इन द सुप्रीम कोर्ट। तो ये पहली बार हुआ है कि अभी तक सबसे ज़्यादा जज हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये जो संख्या है। अब ये भी फर्स्ट टाइम है द कोर्ट अलाउड ए लाइव टेलीकास्ट ऑफ द सेरेमनी। और इसके पहले इन्होंने एनवी रमन ने भी कहा भी था कि जो है न्याय, चाहे वकील जो लड़ रहा है, जस्टिस न्यायाधीश जो न्याय सुना रहा है, तो उसका लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए। अब लोग क्या करते हैं, जैसे मुझे जानकारी कहाँ से होगी, मैं न्यूज़पेपर पढ़ूंगा तब मुझे जानकारी होगी, लेकिन यदि मैं टीवी में डायरेक्टली वहाँ की चीज़ें देख लूँगा तो मैं अपने अधिकारों के प्रति सजग होऊंगा ना, कोई मुझे फंसा नहीं पाएगा। मतलब कानून का मिसयूज़ कोई कर नहीं पाएगा यदि मुझे जानकारी है तो। इसलिए इन्होंने कहा था कि जो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उसकी लाइव टेलीकास्ट होना चाहिए, क्योंकि बात को जब न्यूज़ चैनल वाले रखते हैं तो वो कुछ और हो जाती। डायरेक्टली हमें वो चीज़ मिलना चाहिए। अब फिर एक एक जज के बारे में यहाँ पर बातें बताई जाती हैं कि वो पहले कहाँ थे, किस क्षेत्र में उन्होंने अच्छा काम किया है। जैसे कि जस्टिस अभय श्रीनिवास, ये पहले कर्नाटक के चीफ जस्टिस रहे और 10 मई 2019 को ये बने थे वहाँ के। एज चीफ जस्टिस ही लेड द बेंच दैट पास ए स्लीव ऑफ डायरेक्शन टू मॉनिटर कोरोना मैनेजमेंट इन द स्टेट। तो सबसे ज़्यादा फोकस इन्होंने करा था किसमें, कोरोना के मैनेजमेंट को लेकर के। जस्टिस विक्रम नाथ, ये गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, इन्होंने भी शपथ ग्रहण करी थी 10 सितंबर 2019 को। ही हैज़ चैम्पियन पर्सनल लिबर्टी इन प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस। प्रिवेंटिव डिटेंशन केसेस की सुनवाई से रिलेटेड इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया था। ही हैज़ हाईलाइटेड नीड फॉर ट्रांसपेरेंसी इन कोरोना डाटा। ही इज़ इन लाइन टू बी CJI, ये भी बन सकते हैं। जस्टिस जितेंद्र कुमार माहेश्वरी वाज द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट एंड द सिक्किम हाई कोर्ट बिफोर हिज अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट। तो दो जगह काम ये संभाल रहे थे। जस्टिस हिमा कोहली was the Chief Justice of Telangana High Court. She played a vital role ensuring that people were not denied medical treatment during the pandemic. पैंडेमिक के चलते चलते आप किसी को ये नहीं कह सकते कि हम आपका इलाज नहीं करेंगे। जस्टिस नागरत्ना was a judge at the Karnataka High Court before her appointment as a Supreme Court judge. She is a vocal champion of women rights. हाँ, तो आप ये समझ लीजिए कि महिलाओं के अधिकारों से लेकर के बहुत बढ़िया काम फ्यूचर में होने वाला है यदि ये मुख्य न्यायाधीश बनती हैं तो। इसके अलावा जस्टिस CT रवि कुमार वाज ए जज इन केरला हाई कोर्ट बिफोर हिज एलिवेशन एज सुप्रीम कोर्ट जज। ही फेमसली सेड लॉ इज लॉन्ग बट लाइफ इज शॉर्ट। मतलब कुछ ना कुछ इन्होंने क्रिटिसिज्म किया ना लॉ को लेकर के, लॉ बहुत लंबा है लेकिन जीवन तो छोटा सा है। लड़ाई लड़ते ही लड़ते उसके जीवन खत्म हो जाता है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नीड फॉर स्पीडी जस्टिस वाइल स्प्लिटिंग द ट्रायल इन द SNC लवानिन केसेस। जस्टिस MM सुंदरेश की बात करी जा रही है, ठीक है। वाज ए जज ऑफ मद्रास हाई कोर्ट बिफोर हिज एलिवेशन टू द सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस बेला M त्रिवेदी इज द फर्स्ट वुमेन जज फ्रॉम द गुजरात हाई कोर्ट टू बी एलिवेटेड टू द सुप्रीम कोर्ट। तो गुजरात की पहली महिला जज जो कि सुप्रीम कोर्ट के लिए सिलेक्ट की गई हैं, उनका नाम है जस्टिस बेला M त्रिवेदी। जस्टिस PS नरसिम्हा वाज ए सीनियर एडवोकेट।
अब हमने कुछ योग्यताएं देखी थी, तो हमने ये कहा था कि हाई कोर्ट का 5 साल उन्होंने जज का अनुभव होना चाहिए या फिर 10 साल उन्होंने वकालत करी हो। ठीक है, तो यहाँ पर वकीलों को भी शामिल किया गया है। जस्टिस PS Narasimha was a senior advocate before his appointment as judge of Supreme Court. He is the 9th lawyer to be directly appointed from the Supreme Court bar. तो ये 9वें नंबर के ऐसे वकील हो गए हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट में जज के रूप में नियुक्त किया गया है। ही वॉज द एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। पहले ये कौन थे? एडिशनल सॉलिसिटर जनरल रहे थे। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं GDP से। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इकोनॉमी ग्रोस 20.1% इन Q1 लैक्स प्री पेंडेमिक लेवल। ग्रोस वैल्यू एडेड ड्यूरिंग अप्रैल से लेकर के जून, इसमें वृद्धि देखी गई है 18.8%, ऐसा NSO का कहना है। अब हम बात कर रहे हैं GDP की। ठीक है, देखो, यदि मुझे अपनी आय को नापना है तो मैं नाप सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि मेरी इतनी आय है। ठीक उसी प्रकार से यदि हम ये कहें कि इंडिया की कमाई कितनी हो रही है, तो इसको नापने के लिए बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग एंगल हैं, जैसे कि GDP, NDP, GNP और NNP। ये सारी चीज़ों के माध्यम से हम भारत की इनकम का पता लगा सकते हैं, और यहाँ तक हम पूरे विश्व की इनकम का भी पता लगा सकते हैं। लेकिन पूरे विश्व की आय को मापने का तरीका मुश्किल ज़रूर है। ये जो चीज़ें हम बताए हैं, GDP, NDP, GNP और NNP, ये सब किसी भी देश की राष्ट्रीय आय के रूप हैं, लेकिन सब एक दूसरे से अलग हैं। इन चारों दृष्टिकोणों पर हम थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं, और सबसे मेन फोकस हम करेंगे GDP के बारे में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, किसी भी देश में एक साल में उत्पादित सभी वस्तु और सेवाओं का फाइनल मौद्रिक वैल्यू है। एक साल के भीतर कितनी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, उसका फाइनल वैल्यू को हम GDP कहते हैं। इसका टाइम पीरियड रहता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इसका आकलन राष्ट्रीय निजी उपभोग, सकल निवेश, सरकारी और व्यापार शेष, मतलब आयात निर्यात के योगफल के द्वारा किया जाता है। इसमें क्या होता है, देश के बाहर उत्पादित आयातों के व्यय को और उन देश में निर्मित वस्तु और सेवाओं के मूल्य को इसमें हम जोड़ देते हैं, जिनको हम देश में नहीं बेचे। इसमें कुछ कुछ वर्ड यूज़ किए गए हैं, जैसे कि ग्रॉस। ग्रॉस का मतलब वही होता है जो हम गणित में टोटल वर्ड यूज़ करते हैं, और डोमेस्टिक का मतलब होता है देश और उसकी पूंजी से होने वाली आर्थिक गतिविधि से, पैसों के लेन देन से। प्रोडक्ट का मतलब होता है वस्तु और सेवा से, और जबकि फाइनल का मतलब है किसी भी उत्पाद में अब वैल्यू एडिशन का मौका नहीं है। मतलब हमने गेहूं का उत्पादन किया, गेहूं से फाइनल वस्तुएं हमने बना ली, उसी फाइनल वस्तु की वैल्यू को इसमें जोड़ा जाता है। इसमें एक टर्म यूज़ की गई है GVA, तो इसको हम समझ लेते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिड। नॉर्मली यदि हम कहें तो GVA से किसी देश में होने वाले टोटल आउटपुट और इनकम का पता चलता है। इससे पता चल जाता है कि निर्धारित टाइम में इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का दाम निकालने के बाद कितने रुपए के सामान और सर्विस का प्रोडक्शन हुआ था। इससे ये भी पता चल जाता है कि किस खास क्षेत्र या फिर उद्योग या सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। तो कुल मिलाकर के इसमें इनपुट कॉस्ट और रॉ मटेरियल का दाम निकाल दिया जाता है। और यदि हम इसकी मेजरमेंट की बात करें तो नेशनल अकाउंटिंग के नज़रिए से देखें तो हम माइक्रो लेवल पर GDP में सब्सिडी और टैक्स निकालने के बाद जो आंकड़ा मिल जाता है उसको ही हम GVA कहते हैं। मतलब इसमें सब्सिडी और टैक्स को हम निकाल देते हैं। और यदि हम GVA के परिप्रेक्ष्य में GDP के अंतर को समझें तो क्या होगा, जैसे मैं एक कंज्यूमर हूँ, मेरे नज़रिए से यदि हम देखें तो कुल मिला के हम बता सकते हैं कि आर्थिक उत्पादन कैसा हो रहा है इंडिया का। इसमें निजी खपत, अर्थव्यवस्था में सकल निवेश कितना हुआ, सरकारी निवेश कितना हुआ,
सरकारी खर्च कितना हुआ, नेट फॉरेन ट्रेड मतलब एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को माइनस करने को इसमें भी शामिल किया जाता है। दोनों में आखिर फ़र्क क्या होता है। जीवीए से प्रोड्यूसर मतलब सप्लाई साइड से होने वाली आर्थिक गतिविधि का पता चलता है, जबकि जीडीपी में डिमांड या फिर कंज्यूमर साइड की तस्वीर दिखती है। जरूरी नहीं है कि दोनों ही आंकड़े एक से ही हों, क्योंकि इन दोनों में नेट टैक्स के ट्रीटमेंट का फ़र्क होता है। जीवीए से हर सेक्टर के उत्पादन के आंकड़ों की एक अलग ही तस्वीर मिलती है। इससे पॉलिसी मेकर्स को ये जानने में मदद मिल जाती है कि क्या किसी सेक्टर को इंसेंटिव की ज़रूरत देना है। लेकिन जीडीपी का आंकड़ा तब अहम होता है जब अपने देश की तुलना दूसरे देश की इकोनॉमी से करनी होती है। इसमें दोनों देशों की आय की तुलना करी जाती है। इसमें एक बात ये भी है, देखो जीवीए से मिलने वाली सेक्टर वार ग्रोथ से पॉलिसी मेकर को ये फैसला करने में आसानी हो जाती है किस सेक्टर को इंसेंटिव राहत पैकेज हमको देना है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि जीवीए इकोनॉमी की स्थिति जानने का सबसे सही तरीका है, क्योंकि सिर्फ ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होने से ये मान लेना सही नहीं है कि प्रोडक्शन में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई, क्योंकि ऐसा तो बेहतर कंप्लायंस या फिर ज़्यादा कवरेज की वजह से भी हो सकता है, और इससे असल उत्पादन की गलत तस्वीर हमको दिखती है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं सार्क से। अफगानिस्तान वाज एडमिटेड इनटू सार्क एज द 8th मेंबर इन 2007 व्हेन द कंट्री वाज लेड बाय प्रेसिडेंट हामिद करजई। उस समय हामिद करजई यहाँ के प्रेसिडेंट थे। 2007 में अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन करा था 8वें देश के रूप में। ओवर द ईयर्स इट हैज़ फाउंड रिप्रेजेंटेशन इन मैनी सार्क प्रोजेक्ट कवरिंग एजुकेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो कि एजुकेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं। इनका फ़ायदा भी जो है या फिर रिप्रेजेंटेशन इसको मिला है पिछले सालों में। अब चूँकि अफ़गानिस्तान में वहाँ की सरकार गिर गई है और तालिबानी सरकार आ गई है, तो अब जो सार्क ग्रुप है उसमें उसकी सदस्यता पर क्वेश्चन खड़ा हो गया है। Concerns over Afghanistan's membership in SAARC arise. Nature of new government in Kabul key to continue engagement. तो अभी जो तालिबान की सरकार है वो आखिर उसका नेचर कैसा है, यही बात निर्भर करती है कि वो सार्क में इंगेज रहेगा कि नहीं रहेगा। With uncertainty hanging over the international representation of Afghanistan under the Taliban, a question has risen over its membership in South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC), which is scheduled to meet next in Islamabad. अब क्या है, इसकी मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली है, अगली मीटिंग। Veteran diplomat here observed that the fate of Afghanistan's membership and even the future of SAARC to some extent depends on the Taliban creating an inclusive government. यदि तालिबान इंक्लूसिव गवर्नमेंट बना लेता है तब मेंबरशिप के बारे में इसमें सोचा जा सकता है कि कंटिन्यू रहेगा कि नहीं रहेगा। और जो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इनवाइटिंग द मेंबर कंट्रीज लाइज विद द होस्ट, जहाँ इसकी होस्टिंग होगी वो उसके ऊपर निर्भर है कि वो किसको बुलाएगा। विच इन दिस केस इस पाकिस्तान, ये पाकिस्तान में होने वाली है। आफ्टर ट्यूजडेज मीटिंग ऑन दोहा बिटवीन इंडिया एम्बेसडर दीपक मित्तल और तालिबान शेर मोहम्मद अब्बास, ठीक है, इनके बीच में बात हुई थी, ये समझ में आया था दैट द साउथ ब्लॉक इज नॉट एवर्स टू रिवाइजिंग इट्स पॉलिसी। तो जो है पॉलिसी को रिवाइज करने के लिए बिल्कुल प्रतिकूल नहीं है। अल्टीमेटली इट डिपेंड ऑन व्हाट काइंड ऑफ इंक्लूसिव गवर्नमेंट द तालिबान कैन क्रिएट इन द काबुल। सबसे मेन बात यही है। सार्क के बारे में कुछ जानकारी यदि देखें तो सार्क संगठन के अंग्रेजी नाम साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन का एक छोटा सा रूप है। 8 दिसंबर 1985 को बने इस संगठन का उद्देश्य दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग से शांति और प्रगति को हासिल करना है। 7 सदस्य देश हैं भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव। इसमें अफगानिस्तान के बारे में भी बताया नहीं है। दक्षिण एशिया में आपसी सहयोग के लिए संगठन बनाने की बात सबसे पहले उठी थी मई 1980 में। अप्रैल 1981 में विचार विमर्श के बाद पहली बार श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में 7 देशों के विदेश सचिवों की बैठक हुई थी। अगस्त 1983 में दिल्ली में पहली बार सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई।
सातों देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासन अध्यक्ष पहली बार बांग्लादेश की राजधानी ढाका में जुटे। 7 से 8 दिसंबर 1985 को हुए शिखर सम्मेलन में एक चार्टर को स्वीकार किया गया और इसी के साथ सार्क का जन्म हुआ था। बैठक की यदि हम बात करें, सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्ष या फिर शासन अध्यक्ष हर साल अलग अलग देशों में बैठक करते। 2003 में इस्लामाबाद